वो ये चीज़ों को नहीं देखते कि भई इसमें कर्मचारी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैं मानता हूँ यूपीएस जो नई स्कीम आई है, बहुत ही जो पहली बात तो जो कंट्रीब्यूशन हमारा जा रहा है, अब यूपीएस में पहले ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का नहीं होता था। एनपीएस आई उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का हो गया। वही 10% को एज इट यहाँ यूपीएस में भी उन्होंने रख दिया। मतलब ये थोड़ा-सा घुमा करके ले लिया। पहले हमको क्या होता था कि पुरानी ओपीएस में 50% हमारी लास्ट बेसिक का 50% मिलता था। लेकिन आज 50% किया है, लेकिन उसमें 12 महीने जोड़ दिए। होता क्या है, मान लीजिए हमारा कोई कर्मचारी लास्ट के दिनों में जाकर के प्रमोशन हुआ है, लास्ट को ग्रेड मिला है, तो उसको लास्ट की जो सैलरी होती थी लास्ट के मंथ में वो ज़्यादा होती थी, उसकी पेंशन ज़्यादा बन जाती थी। अब मान लीजिए उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें कर्मचारी को कहीं न कहीं जो है एक मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज हमारी बात होगी यूपीएस स्कीम को लेकर, जो ये नई पेंशन स्कीम है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर कई सारी भ्रांतियां फैलना शुरू हो गई हैं। कोई तो कह रहा है कि इसमें 10-20% का झोल है, कोई कह रहा है कि इससे बढ़िया तो एनपीएस थी, कोई कह रहा है कि ओपीएस को ही दोबारा लागू किया जाए। लेकिन अब इस स्कीम की बारीकियां हम समझेंगे। हमारे साथ प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के चेयरमैन श्री लाखन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, जो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, इन दोनों में अंतर क्या होगा और किस तरीके से ये स्कीम का फायदा मिलेगा, या फिर ये स्कीम मात्र फायदे के लिए नहीं बल्कि सरकार के खजाने को बढ़ाने के लिए है। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि क्या जो ये भ्रांति है कि कई परसेंटों का यहाँ पर झोल है और सरकार मार्केट और अपना बजट दोनों यहाँ पर मिलाकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना चाहती है और अपने पास ज़्यादा पैसा रखना चाहती है, क्योंकि कहा गया है कि अगर जो परसेंटेज निकलती है उसमें से बस 40 या 20% यहाँ पर जो है बाकी लोगों को मिलेगा, जो कर्मचारी हैं, बाकी सरकार के पास जाएगा। एक गारंटी क्या आप इससे समझते हैं? सबसे पहले तो गौतम जी, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को। देखिए, ये सरकार जो भी स्कीमें लाती है, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उससे पहले सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू था। 2004 में जब सरकार इसके लिए इस एनपीएस को लेकर के आई, तो एनपीएस में उस समय तक ज़्यादातर कर्मचारी समझ भी नहीं पाए कि शायद न्यू पेंशन स्कीम आ रही है, इसमें बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे उसको समझने के बाद पता लगा तो ये तो कर्मचारियों को एक तरह से ठग सा लिया गया। तो इस वजह से बहुत दिनों से ये आंदोलन हमारे सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, पहले तो ये केंद्र सरकार में ही लागू किया गया था एनपीएस। उसके बाद धीरे-धीरे सभी राज्य सरकारों ने लगभग एडॉप्ट कर लिया। केवल 2-3 सरकारें छोड़ करके, केरल, वेस्ट बंगाल, 2-3 सरकारें थी जहाँ वामपंथियों की सरकार, तो वहाँ निश्चित रूप से एनपीएस को लागू नहीं किया था, उन्होंने पुराना ओपीएस ही था। आज जो यूपीएस सरकार लेकर के आई है, देखिए इसके लिए सरकार की नीयत तो बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है और साफ है। इसमें उसकी नीयत पर में कोई खोट हम नहीं देंगे। देखिए दौलत जी, ये होता क्या है, कोई भी सरकारें आती हैं, कुछ सरकार को वोट लेना होता है, वो उसमें वोट में कर्मचारी भी शामिल होते हैं और कर्मचारियों का बड़ा अहम योगदान होता है किसी भी सरकार को बनाने में और हटाने में। तो सरकारें तो कभी ये नहीं चाहेंगी कि हम अपने कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह की ऐसी कोई स्कीम लाएं जिससे कोई नाराज हो, नाराज से उनको वहाँ जब भी इलेक्शन में जाना होगा तो उस समय उनको नुकसान होगा। होता क्या है, दरअसल जो एक प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं, मैं खासतौर से इसमें सरकारों से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि वो लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के आगे पहुँचते हैं। चाहे कोई सिविल सर्विस से गए हों, चाहे अपने दूसरे कैडर से आए हों, उनके पास में एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव हम देखते हैं। जैसा पिछले जो भी प्लानिंग होती है, जो भी सरकारें अच्छी नीयत से जो भी सरकारें स्कीम लेकर के आती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो सरकार में जो लोग होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे मैं एक शिक्षक समाज से आया हूँ, लेकिन मैं हकीकत में हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो मैं अपनी सब्जेक्ट में का मास्टर हो सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ का नहीं हो सकता। सिमिलरली इसी प्रकार से जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारी प्लानिंग तो वो करते हैं, सारी चीज़ें वो बनाते हैं, वो ये चीज़ों को नहीं देखते कि भाई इसमें कर्मचारी को फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं मानता हूँ यूपीएस जो नई स्कीम आई है, बहुत ही जो इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि हम सारे कर्मचारी बहुत दिनों से ओपीएस की मांग कर रहे थे, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको हमारे पेंशनर्स को ज़्यादा लाभ होता था। क्योंकि मैं भी खुद एक पेंशनर हूँ इस समय, तो मैं भी ओपीएस। लेकिन हुआ क्या है,
अचानक पता नहीं, जैसे यूपीएस इसमें भी घालमेल कर दिया। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि इसमें 10% 20% का, जो पहली बात तो जो कंट्रीब्यूशन हमारा जा रहा है, अब यूपीएस में पहले ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का नहीं होता था। एनपीएस आई उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का हो गया, वही 10% को एज इट यहाँ यूपीएस में भी उन्होंने रख दिया। मतलब ये थोड़ा सा घुमा करके ले लिया। भले ही कंट्रीब्यूशन सरकार ने बढ़ा दिया, पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया सरकार का, लेकिन उसमें कर्मचारी को कहाँ लाभ होगा? कर्मचारी को जब जिस समय वो रिटायर हमारा कर्मचारी होगा, उस समय वो जो पैसा है उसी पैसे को घुमा करके उन्होंने पेंशन में ले आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एनपीएस की टोपी घुमा करके इधर इधर कर दी। मतलब ओपीएस में जहाँ सीधे सीधे सारे काम कर दिए जाते थे, यहाँ घुमाकर सारी चीज आपके ऊपर ला दी जा रही है जो कर्मचारी। यस, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे बेटर तो जब यूपीएस में लाए, आज भी 6000 करोड़ का लगभग गवर्नमेंट पर इसका भार पड़ेगा। सरकार की नीयत तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर रही है तो कर्मचारियों के हित में ही तो काम करना चाहती है सरकार। लेकिन इसका जो कहता हूँ कि बहुत ज्यादा, मतलब एक अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैलकुलेशन में निश्चित रूप से इसमें कर्मचारी को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम ऊपर से क्या है, सब लोग ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे है कि 60% उसको पेंशन मिलेगी, 50% कर दी गई। पहले हमको क्या होता था कि पुरानी ओपीएस में 50% हमारी लास्ट बेसिक का 50% मिलता था, लेकिन आज 50% किया है, लेकिन उसमें 12 महीने जोड़ दिए। होता क्या है, मान लीजिए हमारा कोई कर्मचारी लास्ट के दिनों में जाकर के प्रमोशन हुआ है, लास्ट को ग्रेड मिला है, तो उसको लास्ट की जो सैलरी होती थी लास्ट के मंथ में वो ज्यादा होती थी, उसकी पेंशन ज्यादा बन जाती थी। अब मान लीजिए उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी 12 महीने की पिछली तो बहुत बल्कि पिछले ग्रेड की बेसिक ली जाएगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए वही है कि मान लीजिए 1 महीने पहले हमारा मोस्टली होता ही क्या है कि प्रमोशन ज्यादातर लास्ट में जाकर के एक प्रमोशन मिलता है, तो अब क्या था, लास्ट में एक बढ़ा हुआ ग्रेड बहुत अच्छा एक एमोल्यूमेंट हमको हमारे कर्मचारी को मिल जाता था, उसका 50% बेसिक होती थी। अब 12 महीने का क्या मतलब, ये 12 महीने का, इसका मतलब 12 महीने का जो औसत निकाला जाएगा उसका 50% हमको देंगे। तो इसमें कर्मचारी को कहीं ना कहीं जो है एक मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। मैं तो मानता हूं कि सरकार की नीयत खराब नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की नीयत खराब है। वो गुमराह करके उस तरह से पेच में फंसा करके सारी चीजों को वो करते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार, देखिए आज देश में इतनी अच्छी सरकार है, आप पिछले उससे देख रहे, तीसरे टर्म में भी सरकार है, उस सरकार ने हर वर्ग के लिए यही काम हमेशा, क्यों कहते हैं ना कि यू टर्न क्यों लेना पड़ता है सरकार को, इसीलिए लेना पड़ता है, यही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी कमी की वजह से सरकार को यू टर्न भी ले जाना पड़ जाता है। कई मामलों में यही देखा गया है। इसलिए हमारे जितने भी ऊपर नेतागण हैं, उनकी नीयत कभी भी किसी पब्लिक के लिए, किसी कर्मचारी के लिए खिलाफ नहीं हो सकती। इसलिए आज जो भी है इसमें अब देखिए, इस नए यूपीएस स्कीम में एक ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है। अभी आपको बाहर आई है। अब निकल, हमें ग्रेच्युटी क्या था, पहले 20 लाख का फिक्स ग्रेच्युटी मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके पिछले ही दिनों में उसको 25 लाख कर दिया गया। अब क्या है, नई जो इस पेंशन स्कीम में एक कैलकुलेशन डाल दी गई, उसमें उस कैलकुलेशन से हमारे कर्मचारी को किसी को 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो वो उस कैलकुलेशन में फंसा करके, जो कि बाद में चल के, क्योंकि अब होता क्या है, दरअसल इसका प्रभाव क्यों देखने को नहीं मिला, 2004 में जो कर्मचारी लगा वो अभी तक रिटायर नहीं हुए। अब जब रिटायर नहीं हुए तो रिटायर होने के बाद उनको पता लगेगा कि कितना नुकसान होने वाला है। एक बहुत अच्छा इस स्कीम के अंदर डाली गई, उनको जो 10 साल की जिनकी नौकरी है उसके लिए जो है उनको गारंटीड पेंशन हो गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले मिनिमम एक टैग था कि 20 साल की सर्विस के बाद ही आपकी पेंशन बनेगी। तो अगर ये बहुत अच्छी बात भी डाली गई, मतलब ये है कि कहीं अच्छी बात डाल दो, कहीं उसको, लेकिन कैलकुलेशन में फंसा देना। हमारा कर्मचारी पूरा का पूरा कैलकुलेशन फंस चुका है। यस, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो कैलकुलेशन है। मान लीजिए 10% कर्मचारी का कटा, 18.5% सरकार ने उसमें डाला, तो 28.5% हो गया। कायदे में अगर आज कैलकुलेशन करें आज की डेट में, तो 28.5% बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। क्या रिटायरमेंट में वो मिल पाएगा? रिटायरमेंट पे क्या, अब तक हमारा क्या था, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ सिस्टम था। जीपीएफ से सबसे बड़ा कर्मचारी को क्या फायदा होता था, जीपीएफ में वो 50% तक कटवा सकता था अपने उसके, और ज्यादा भी कटवा सकता था। उसके बाद में कभी भी जरूरत जब पड़ती थी उसमें से वो पैसा विड्रॉ कर लेता था। उसका एक फिक्स परसेंटेज था, उसने विड्रॉ करके अपने शादी विवाह, कोई भी घर मकान में कहीं भी अगर उसको जरूरत होती थी उसका इस्तेमाल कर लेता था। तो जीपीएफ से सबसे बड़ा फायदा था। जीपीएफ पे थोड़ा सा ब्याज भी सरकार 8-8.5% के करीब ब्याज भी देती थी। तो अब क्या कर दिया, जीपीएफ तो खत्म कर दिया, जीपीएफ नहीं है अब कर्मचारी के पास में।
अब उन्होंने कह दिया ये लमसम अमाउंट मिलेगा, वो भी आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। आफ्टर रिटायरमेंट में क्या कैलकुलेशन इनकी रहेगी? अब जैसे उन्होंने कह दिया कि जी उसके बाद आपको 60% तो मिल जाएगा और 40% में से आपकी पेंशन दी जाएगी। अब ये कैलकुलेशन में भी फंसा दिया। ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का खेल है और जिसमें उलझ के रह जाएगा कर्मचारी। और निश्चित रूप से आपको देख लेना जो है दौलत जी, ये लास्ट में कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज तो सरलीकरण का जमाना है, सरल करिए, क्यों पेचीदा करने जा रहे हैं? तो इसलिए इस पर सोचना जरूर चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की आवश्यकता है। यस, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि मान लीजिए कर्मचारी की डेथ हो जाती है और सपोज करिए उसकी 25 साल से पहले डेथ हो जाती है, उस समय कर्मचारी का अभी तक खोला ही नहीं गया कि उस समय क्या फायदा, क्या उसको 10,000 ही पेंशन मिलेगी क्या, या उसका जो कंट्रीब्यूशन कटा है उसका क्या क्या 60% का जो बात है कि 40% रखेंगे, 40% में से उसके बाद में 60% उसको देंगे, क्या उसको 100% देंगे? इसके बारे में कोई क्लियर पोजीशन अभी तक उन्होंने नहीं करी। अब क्या है, मेरा तो ये सबसे बड़ा एक सुझाव भी इसके साथ साथ मैं देता चलूं, ये जो कर्मचारी का जो 10% वाला कंट्रीब्यूशन है, इसको न काट के उसको उसी तरह से जीपीएफ जैसी स्कीम में उसको दिया जाए, जिससे को बीच में भी उसका फायदा उठा सके। देखिए आफ्टर रिटायरमेंट आप पैसा दे रहे हो, जरूरी नहीं उसको पहले बहुत सारी जरूरतें होती है, वो कैसे कर्मचारी तो इसी पे सैलरी बेस्ड कर्मचारी होता है, सैलरी में से सारे काम करने होते हैं, बच्चों के ब्याह शादी करने होते हैं, बीच में घर मकान का काम होता है, ये सारे काम होते हैं। तो इसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। देखिए हम हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के व्यक्ति रहे हैं। हमने हमारा जो चूंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा कभी भी किसी डिस्ट्रक्टिव या किसी उस तरह की चीज में भरोसा नहीं करता है। हम सरकार तक बातें पहुंचाएंगे, सरकार के इसमें क्या क्या कमियां हैं इनको दूर किया जाए, और हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे क्योंकि सरकार ने इसमें कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई है हमारी। क्योंकि देखिए अब अगर एनपीएस से यूपीएस पे लेकर के आए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि यहाँ कर्मचारियों के साथ में ये अच्छा नहीं हो रहा। हम तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा हक भी है, अगर हम किसी तरह के मूवमेंट की आवश्यकता भी पड़ेगी तो वो भी उसको तो, चूंकि डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेसी के अंदर रह करके हम अपनी बात को, अपना विरोध भी, अगर हमको कर्मचारियों के हित पर अगर कहीं कुठाराघात होता है तो निश्चित रूप से सरकारें कोई भी हो, हमें सरकारों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सरकारें कोई भी हो, लेकिन हम कर्मचारियों का हित हमारा सर्वोपरि है, कर्मचारियों के हित के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहा गया कि कैसे कर्मचारी का जो भी हित होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। आखिर ये यूपीएस स्कीम क्या थी, ओपीएस क्या था, एनपीएस क्या था, ये कुछ बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर समझा और हमारी ऑडियंस में समझा होगा। बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए लगातार देखते रहें यूआईपी न्यूज़।